नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम एनसीईआरटी का हिस्ट्री का बुक पढ़ा रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं अध्याय 1, क्या, कब और कहाँ और कैसे। ठीक, रशीद का सवाल था। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। आइए इसके बारे में हम लोग पता लगाते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, कुछ रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। आइए अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषि शासकों, व्यापारी, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाखों वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्रत पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया। इन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य से उत्तर में स्थित थे। ये मानचित्र देखिए कहाँ क्या है। ये काबुल नदी, सलेमान है, ठीक, झेलम नदी है, चेनाब नदी, रावी नदी है। आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष से पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिणी में
इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक यात्रा किया। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः सभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापार, कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में, अपने साथ मूल्यांकन वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को देखने की चाह में उत्सुकता की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ी, पर्वत और समूह इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस्त अथवा हिंदोस्त और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर से पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 2500 ईसा पूर्व कृत्रिम ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक, आइए जानते हैं कि ताम्रपत्रों से बनी मंडुलिपि का एक पुष्टि होता है। यह मंडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर इनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी
ऐसी ही एक मंडू को तुम क्या देख सकते हो? आइए जानते हैं अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है से लिखना है, निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। ये देखिए, इसी पर लिखा गया, जो छाल है उसी पर लिखा गया है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों की कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई हैं। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रातः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्रातः होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण कराते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके अथवा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेखों भी मिलते हैं, जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों में भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए, प्रातः शासक लड़ाइयाँ में अजीत विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? ठीक, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, बाएं तथा प्राचीन नगर से प्राप्त पत्र। इस तरह से पत्रों का लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं तथा पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाला सिक्का से यह सिक्का कैसा भिन्न था तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तु पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चींटियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इससे इन्हें यह जानने में भी मदद मिलता है कि
अतीत में लोग क्या खाते थे? वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के 2 दाने अथवा लकड़ियाँ के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातात्विक से जानकारी के लिए इतिहास प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहास उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से पर्याप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहास तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया है, ऐसा इस तथ्य में है की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारी का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी बीजों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालन जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातात्विक की सहायता से हमें इनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व ईसाई के पहले के रूप में जानी जाती हैं। पुस्तक से हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास का तिथियां ठीक अंग्रेजों में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य विक्रोस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में
में ई लिखा पाते हो। यह एंडो डायमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एनडी की जगह ईसाई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। बीसीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिकोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य विक्रो प्रोजेक्ट वर्तमान से होता है। अतन्य अन्यत्र जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ समय के साथ साथ अभिलेखों में उपयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसा जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5 वर्ष ईसा पूर्व यह राजा रानी करते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्रा नामक एक कस्बा है जहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। इन्होंने बताया है कि यह राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है। इसे करतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिश्रित अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब इन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर इनके लिए उपयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेख भी पढ़ सकते हैं। कल्पना करो, तुम एक पुरातात्विद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों का एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विक से पूछना है। यह कुछ महत्वपूर्ण उपयोग शब्द यात्रा, मांडूक्योपनिषद, अभिलेख, पुरातात्विक इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि और अर्थ निकलता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जान लें। कृषि का आरंभ 8000 ईसा पूर्व में हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 ईसा पूर्व था। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 ईसा पूर्व था। वर्तमान में लगभग 200 ईसा पूर्व है। ठीक, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक हम
सीरियल वाइज पढ़ाते जाएंगे दोस्तों। अगर आप लोग सहयोग देते रहे दोस्तों, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।